नमस्कार और इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे साथियों के लिए कुछ हालिया बहुत महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा फोकस रहेगा यूपीएससी, सीजीपीएससी और एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं पर और हम देखेंगे कि इन खबरों से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्या खास निकल कर आता है। तो आज हम किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं? लिस्ट में है राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका, फिर चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच के समीकरण, दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ा GRAP सिस्टम, भारत की विदेश नीति में भूटान का महत्व और हाँ, वो टेक्नोलॉजी जो आजकल हर तरफ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके नियमन का सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा उठाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ। हाल ही में लाल किला विस्फोट जांच के संदर्भ में NIA और NSG की भूमिकाओं पर काफी चर्चा हुई। आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई कौन सी एजेंसी क्या करती है। बिल्कुल। और इस मामले से जुड़े कुछ अहम सवाल उठे थे। पहला ये कि क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब NIA किसी भी आतंकी मामले की जांच राज्य सरकार की इजाजत के बिना खुद से शुरू कर सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। NIA एक्ट 2008 उन्हें ये अधिकार देता है। इसे कहते हैं सुओ मोटो अधिकार, मतलब वो खुद संज्ञान ले सकते हैं। ये एजेंसी खासतौर पर आतंकी घटनाओं की जांच के लिए ही बनी है और इनके पास इस मामले में काफी व्यापक शक्तियां हैं। अच्छा, तो NIA जांच कर सकती है बिना राज्य सरकार की अनुमति के भी, लेकिन फिर NSG का क्या रोल है इसमें? मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, क्या उनकी मुख्य भूमिका ऐसे हमलों के बाद विश्लेषण या सबूत इकट्ठा करना है? नहीं, यहीं पर अक्सर कंफ्यूजन होता है। देखिए, NSG एक एलीट एंटी टेररिस्ट फोर्स है। उनका काम है सीधा एक्शन, जैसे बंदूकों को छुड़ाना या आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करना, जिन्हें सर्जिकल कमांडो ऑपरेशन भी कहते हैं। हमले के बाद की जांच, सबूत जुटाना, ये मुख्य रूप से NIA और स्थानीय पुलिस का काम है। अच्छा। NSG का रोल ऑपरेशनल है, इन्वेस्टिगेटिव नहीं। दोनों की भूमिकाएं बहुत अलग हैं और स्पष्ट हैं। ये अंतर समझना वाकई जरूरी है। और एक तीसरा पहलू भी था इसमें। जांच में पता चला कि विस्फोट में इस्तेमाल हुई गाड़ी का कोई कनेक्शन पुलवामा में उसके पिछले मालिक से था। क्या ये आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच के गठजोड़ की तरफ इशारा करता है? निश्चित रूप से, और ये एक बहुत ही गंभीर बात है। आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती। ये दिखाता है कि आतंकी संगठन कैसे राज्यों के आर पार फैले लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियां खरीदना, पैसे का इंतजाम करना, इसमें अक्सर संगठित अपराधी गिरोहों की मदद ली जाती है। ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक ट्रेंड है जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार सिरदर्द बना हुआ है। तो अगर हम इसे परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये साफ है कि NIA एक्ट के प्रावधान, फिर NIA और NSG की भूमिकाओं का ये सटीक अंतर और ये आतंकवाद, संगठित अपराध का गठजोड़, ये सभी बिंदु प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अहम हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, खासकर जब हम आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल की बात करते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि देखिए, भले ही कागज पर भूमिकाएं कितनी भी साफ हों, जमीन पर इन एजेंसियों के बीच तालमेल और वो जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, वो कितना प्रभावी है, असल चुनौती तो वही है। सही कहा। अच्छा, सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका समझने के बाद अब देखते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में संवैधानिक संस्थाओं के बीच कैसा संतुलन है। आजकल चुनावी सूचियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हो रही हैं। तो सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट और भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI के बीच ये संवैधानिक रिश्ता आखिर है क्या? देखिए, ये रिश्ता बहुत ही नाजुक संतुलन पर आधारित है। संविधान का अनुच्छेद 324 वो चुनाव कराने के लिए ECI को बहुत विस्तृत शक्तियां देता है, जिन्हें प्लीनरी पावर्स कहते हैं, मतलब पूर्ण शक्तियां। इसका मकसद यही है कि चुनाव आयोग बिना किसी दबाव के निष्पक्ष चुनाव करा सके। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ECI जो चाहे कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ECI की शक्तियां असीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वो भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याता है। अनुच्छेद 32 और 136 के तहत अगर ECI का कोई फैसला या काम संविधान या किसी मौजूदा कानून के खिलाफ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है और जरूरी निर्देश भी दे सकता है। तो ECI की स्वायत्तता तो है, लेकिन वो कानून के दायरे में है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ये बता सकता है कि भाई वोटर लिस्ट कैसे तैयार करनी है या कब करनी है?
नहीं, आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट चुनावी प्रक्रिया के रोजमर्रा के कामों में, जैसे वोटर लिस्ट बनाने के तरीके या उसकी टाइमलाइन में, दखल नहीं देता। एक सिद्धांत ये भी है कि एक बार चुनाव की घोषणा हो जाए तो अदालती दखलंदाजी कम से कम होनी चाहिए। ताकि प्रक्रिया रुके नहीं। हाँ, ताकि चुनाव प्रक्रिया रुके नहीं। लेकिन यहाँ एक पेच है। अगर वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया ही फंडामेंटली गलत हो या असंवैधानिक हो तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अच्छा। यानी चुनाव आयोग न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह इम्यून नहीं है। ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनी रहे लेकिन वो जवाबदेह भी रहे। वाकई ये संतुलन साधना अपने आप में एक चुनौती है। परीक्षा के लिए देखें तो अनुच्छेद 324 जो ईसीआई की शक्तियां हैं, फिर अनुच्छेद 32 और 136 सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, और इन दोनों संस्थाओं के बीच शक्तियों का ये बंटवारा और संतुलन, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस, ये समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। ये चुनावी सुधार और संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता जैसे विषयों से सीधे जुड़ता है। हाँ, ये मुद्दे शासन प्रणाली की जो बुनियादी समझ है उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो खासकर दिल्ली और आसपास रहने वालों को हर साल परेशान करता है, वायु प्रदूषण। और इससे जुड़ा है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP। आजकल फिर से ये चर्चा में है। सवाल ये है कि इसे लागू करने का कानूनी और संस्थागत ढांचा क्या है, कौन जिम्मेदार है अब? हाँ, इसे लेकर काफी भ्रम रहता है। सही कहा आपने। देखिए, पहले एक EPCA नाम की संस्था थी। हाँ, EPCA। हाँ, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। 2021 में संसद ने कानून बनाया और उस कानून से बना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक सांविधिक निकाय है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे कानून के तहत शक्तियां मिली हैं। अब यही आयोग पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में ग्रैप को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो CAQM, क्या इसके निर्देश मानना बाकी संस्थाओं के लिए जरूरी है, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या राज्यों के बोर्ड्स? और क्या ये ग्रैप सिर्फ एक सलाह है या ये कंपल्सरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। CAQM के निर्देश CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, बाइंडिंग हैं। NCR में वायु गुणवत्ता के मामले में CAQM के पास बाकी निकायों पर प्राथमिकता है, मतलब ओवरराइडिंग पावर्स है। अच्छा। खराब होती है, स्टेज बढ़ते हैं, वैसे वैसे खड़े कदम उठाए जाते हैं। जैसे निर्माण कार्यों पर रोक। हाँ, निर्माण कार्यों पर रोक, गाड़ियों पर नियम वगैरह वगैरह। इसे CAQM लागू करवाता है, न कि सीधे CPCB या पर्यावरण मंत्रालय। तो ये एक बड़ा बदलाव है कि एक नई संस्था CAQM अब इस पूरे सिस्टम को चला रही है। ये जानना महत्वपूर्ण है, खासकर प्रीलिम्स के लिए, कि CAQM क्या है, इसकी कानूनी स्थिति क्या है, सांविधिक निकाय है और ग्रैप कैसे काम करता है। और मेंस के नजरिए से देखें तो ये पर्यावरण शासन, मतलब एनवायरमेंटल गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इससे जुड़े मुद्दे हैं सांविधिक निकायों की भूमिका और उनकी प्रभावशीलता, वायु प्रदूषण से निपटने की रणनीतियां, और सबसे बड़ी चुनौती जो हमेशा रहती है, केंद्र, राज्यों और NCR के विभिन्न शहरों के बीच समन्वय कैसे स्थापित हो। ये एक बड़ा सवाल है। चलिए अब रुख करते हैं विदेश नीति की ओर। हाल ही में एक संपादकीय में भारत भूटान संबंधों को असम्मित संबंधों के प्रबंधन में एक सबक बताया गया था। असम्मित मतलब जहां एक देश साइज, इकोनॉमी या ताकत में दूसरे से काफी बड़ा हो। भारत के लिए भूटान इतना खास क्यों है? सबसे बड़ा रणनीतिक कारण क्या है? देखिए, भारत और भूटान के रिश्ते कई वजहों से गहरे हैं। ऐतिहासिक हैं, सांस्कृतिक भी हैं, आर्थिक भी हैं, खासकर हाइड्रो पावर को लेकर। हमारी पड़ोसी पहले नीति का भी एक अहम हिस्सा है। लेकिन अगर आप सबसे महत्वपूर्ण कारण पूछें तो वो निसंदेह भू राजनीतिक और रणनीतिक है। इसे थोड़ा और समझाएंगे, मतलब रणनीतिक क्यों? बिल्कुल। आप भूटान की लोकेशन देखिए। नक्शे पर देखेंगे तो ये चीन के तिब्बत क्षेत्र से सटा हुआ है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, ये उस पतले से रास्ते के ठीक ऊपर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चिकन नेक? हाँ, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। वो रास्ता जो भारत की मुख्य भूमि को हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। इसलिए भूटान की स्थिरता, उसकी संप्रभुता, उसकी क्षेत्रीय अखंडता, खासकर डोकलाम जैसे इलाकों में, वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अगर भूटान अस्थिर होता है या वहां मान लीजिए चीन का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा बढ़ सकता है। 2017 में डोकलाम में जो हुआ था, भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो तनाव था, हाँ, याद है। वो इसी रणनीतिक हकीकत को दिखाता है।
तो मतलब हाइड्रो पावर या आर्थिक मदद ये सब जरूरी हैं, लेकिन लोकेशन सबसे ऊपर। हाँ, बाकी सब महत्वपूर्ण होते हुए भी ये रणनीतिक पहलू सबसे ऊपर है, प्राइमरी है। ये दिखाता है कि भूगोल कैसे आपकी विदेश नीति और सुरक्षा चिंताओं को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। सही बात है। परीक्षा के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर और डोकलाम की लोकेशन, भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध, खासकर छोटे पड़ोसियों के साथ रिश्तों को कैसे संभाला जाए, वो असीमित संबंध वाला एंगल, चीन फैक्टर और पड़ोसी पहले नीति, ये सब बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। हाँ, ये मेंस में आईआर और सिक्योरिटी के लिए एक अच्छी केस स्टडी बन सकती है। बिल्कुल। और अब आते हैं आज के आखिरी, लेकिन शायद आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले विषय पर, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का रेगुलेशन। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एआई से बने नकली वीडियो, जिन्हें मॉफ्ड वीडियो कहते हैं, उन पर चिंता जताई। सरकार भी एआई को रेगुलेट करने के तरीके ढूंढ रही है। आखिर एआई को लेकर भारत में नीति बनाने में मुख्य चुनौतियां और उद्देश्य क्या हैं? ये बहुत उलझावा मामला लगता है। एआई का रेगुलेशन वाकई एक टेढ़ी खीर है, इसमें कोई शक नहीं। पहली चुनौती तो वही है जिसका जिक्र सीजीआई ने किया, एआई से बनी गलत जानकारी, जैसे डीप फेक या मॉफ्ड वीडियो। अगर ऐसा कोई वीडियो नुकसान पहुंचाता है तो कानूनी तौर पर जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, क्योंकि एआई तकनीक से बनाने वाले को छुपाना या उसकी पहचान मुश्किल करना संभव है। हाँ, पता ही नहीं चलेगा किसने बनाया। बिल्कुल। तो ये कानूनी जवाबदेही तय करना एक बड़ी चुनौती है। और सरकार का क्या रुख है इस पर? क्या मौजूदा कानून जैसे आईटी एक्ट है वो काफी नहीं है? देखिए, ऐसा लगता है कि सरकार ये मान रही है कि मौजूदा कानून शायद काफी ना हो। इसीलिए एआई गवर्नेंस के लिए खास नोडल एजेंसी बनाने का प्रस्ताव सामने आया है। ये दिखाता है कि सिर्फ पुराने कानूनों में कुछ बदलाव करने के बजाय शायद एक नए रेगुलेटरी ढांचे की जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि एआई के साथ एल्गोरिदमिक बायस, पारदर्शिता, जवाबदेही जैसे कई नए और जटिल मुद्दे जुड़े हैं, जिनके लिए शायद मौजूदा कानून या संस्थाएं अपर्याप्त हों। लेकिन इसमें एक डर ये भी तो रहता है कि अगर नियम बहुत सख्त बना दिए तो कहीं इनोवेशन ही न रुक जाए, भारत का अपना एआई डेवलपमेंट पीछे न रह जाए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और यही सबसे बड़ी दुविधा है। सेंट्रल डिलेमा यही है। एक तरफ हमें यह सुनिश्चित करना है कि एआई सुरक्षित हो, भरोसेमंद हो, इसका गलत इस्तेमाल ना हो पाए। दूसरी तरफ अगर हम बहुत कड़े नियम लगा देते हैं, जैसे एआई मॉडल को लाने से पहले लंबी चौड़ी टेस्टिंग अनिवार्य कर दें, भारी भरकम कंप्लायंस लगा दें, तो इससे नई खोजें धीमी पड़ सकती हैं, स्टार्टअप्स को मुश्किल हो सकती है। हाँ। और भारत का अपना एआई इकोसिस्टम शायद उतना तेजी से न बढ़ पाए जितना हम चाहते हैं। तो इसी सुरक्षा और इनोवेशन के बीच संतुलन बनाना सबसे मुश्किल काम है। तो सवाल यही है कि ये संतुलन आखिर कैसे साधा जाए? ये वाकई भविष्य की टेक्नोलॉजी और समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। परीक्षा के लिहाज से देखें तो एआई की बेसिक बातें, डीप फेक क्या है, आईटी एक्ट के मूल तत्व और रेगुलेशन की ये पूरी बहस, ये सब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, और मेंस के लिए तो ये और भी गहरा हो जाता है। मतलब एआई रेगुलेशन की जरूरत क्यों है, क्या चुनौतियां हैं, इसके नैतिक पहलू क्या हैं, जैसे पक्षपात, प्राइवेसी, जवाबदेही, टेक्नोलॉजी रेगुलेशन में सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए, इनोवेशन बनाम सुरक्षा की बहस, और इन नई टेक्नोलॉजी का समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, ये सब बहुत अहम मुद्दे बन जाते हैं। तो आज हमने कई जरूरी मुद्दों पर बात की। राष्ट्रीय सुरक्षा में NISNG की भूमिकाओं से लेकर चुनावी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट और ECI के संतुलन तक, पर्यावरण के लिए ग्रैप और CAQM की व्यवस्था से लेकर भारत भूटान के रणनीतिक रिश्तों तक, और आखिर में AI रेगुलेशन की जटिल चुनौतियों तक। ये सभी मुद्दे दिखाते हैं कि आजकल की खबरें कैसे सीधे सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस से जुड़ती हैं। सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन घटनाओं को सिर्फ खबर की तरह न देखें, बल्कि उनके पीछे के जो कानूनी, संस्थागत और रणनीतिक पहलू हैं, उनको समझें। सिर्फ क्या हुआ जानना काफी नहीं है, क्यों हुआ और इसके क्या मायने हैं, ये समझना जरूरी है। यही विश्लेषणात्मक सोच, मतलब एनालिटिकल थिंकिंग, परीक्षा में काम आती है। बिल्कुल। मतलब तैयारी के लिए जरूरी है कि हम सतह से नीचे जाकर मुद्दों की जड़ तक पहुंचें, उनके सिद्धांतों को समझें और विभिन्न घटनाओं के बीच के जो कनेक्शंस हैं उनको देख पाएं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, खासकर एआई जैसी टेक्नोलॉजी और भू राजनीति मतलब पड़ोसियों के साथ बदलते समीकरण, ये सब और ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं, तो क्या हमारी मौजूदा प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्थाएं इन नई चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या वो उतनी लचीली और अनुकूलनीय हैं जितनी जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।